वैज्ञानिक पहलू को भी आपने और हमने जाना, और उस नेचर के सिद्धांत से यह बात साबित हुई कि मानव में यह जो जाति पनपी, यह कैसी अननेचुरल है, यह कैसी एंटी सोशल है, एंटी ह्यूमन है, एंटी नेशनल है। इसके सारे जो कैरेक्टर्स है, ये नेचर ने जो कैरेक्टर हमें बहाल किए हैं, उस कैरेक्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उससे ये कैसा डिफर है, और इसलिए यह जो कास्ट है, ये कैसी एंटी सोशल, एंटी ह्यूमन एंड एंटी नेशनल है, ये आपने हमने जाना समझा। इसीलिए कास्ट को और कास्ट के जो कल्चर पनपे है, कास्ट के माध्यम से समाज में जो कल्चर आया है, उसे कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी कहा गया। स्टुपिडिटी क्यों कहा गया है? स्टुपिड किसे कहते हैं हम? कि जब किसी में लैक ऑफ थिंकिंग हो जाता है, लैक ऑफ लर्निंग हो जाता है, लैक ऑफ नोइंग हो जाता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लैक ऑफ ड्राइविंग है, लैक ऑफ थ्राइविंग हो जाता है। जब यह सारी बातें इस तरह से होने लगती है, तो हमारा अपना जो माइंड है वो एनक्लोज होता है। इसी वजह से यह स्टुपिडिटी हमारे अंदर पनपती है। इट्स अ नोशन, कास्ट इज अ नोशन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, और जो एक एनक्लोज क्लास है, एंड दैट एनक्लोज क्लास हैज बीन created on the basis of divine and sacredness of a social hierarchical order. देखिए कितनी भी यह सब आपने हमने कल जाना समझा। कास्ट की डेफिनेशन भी हमने जानी। आज मैं दोबारा आपको वो यादें ताजा होने के लिए आज क्या विषय में हम प्रविष्ट करने से पहले इस कास्ट को लिंक करने के लिए वो जो डेफिनेशंस है, वो भी हमें दोबारा समझने की जरूरत है। क्या है ये डेफिनेशन? कि to put it differently, the object was elevated and enable a very Brahmin, however means and worthless he may be, to the high status occupied by some of them on account of the virtue. It was an attempt to enable the whole of the Brahmin community without exception that this was the object of Brahminism is a clear from Manu's ordinance. जिस मनु ने ये ऑर्डिनेंस तैयार किया था, उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से पुरोहित वर्ग को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया और समाज में एक भय और कल्चर निर्माण करके इस जाति का निर्माण किया गया। कि जो जाति आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, तो दैट you turn in any direction you like, caste is the monster that crosses your path. You cannot have a political reform, you cannot have an economical reform unless you kill this monster. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा। सहकारी अनेक लोगों ने जाति की उत्पत्ति पर लिखा है, लेकिन हम उसी लोगों के या उसी विद्वानों की बात करेंगे जिन्हें विश्व स्तर पर मान्यता है। और इस बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता है,
विश्व स्तर पर उन्होंने ये सारी बातें प्रूव की है। इसलिए हर बार हम बाबा साहब का और हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने इस मानवतावाद के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान किया है, जिन्होंने जो कहा वैसे अपना जीवन व्यतीत किया, जिया, उन विचारों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, ऐसे हमारे महापुरुषों के विचारों के साथ हमें यह समझना होगा। आज का विषय है हु हैज क्रिएटेड द कास्ट। जो कास्ट का कल्चर स्टूपिड है, एंटी ह्यूमन है, एंटी सोशल है, हियरार्कियल बेस के ऊपर है। इतना ही नहीं तो जिस कास्ट ने भयत उत्पन्न किया है, आज आजादी के 74 साल के बाद भी हम इस कास्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान हमारे देश में लागू है। भारतीय संविधान हमारे देश में लागू होने के बावजूद भी आज यह चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह बात आपको हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना जरूरी है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट क्या है, यह जानने के लिए, समझने के लिए असंशोधित अंबेडकर वाद को समझना बहुत जरूरी। हमने हमारे महानायकों के विचारों को पढ़ा, लेकिन हम उन विचारों को कहाँ समझने में कम पड़े हैं, उसका अर्थ लगाने में कहाँ कम पड़े हैं, और उस तरह से जीने में कहाँ कम पड़े हैं, इसका भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें आज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गत 2300 सालों में इस विश्व में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो बदलाव हुए हैं, क्या वो प्रोस्पेक्टिवली जब हम देखते हैं, हमारे जनसंख्या के अनुसार जब हम देखते हैं, तो क्या यह बदलाव हमारे घर तक पहुंचा है? हमारे अपने जीवन में इस बदलाव को जो आया है, इस बदलाव का अनुभव हमने लिया है? क्योंकि अगर ये बदलाव का अनुभव हम लेते तो 2020 में हमारे लाखों क्या करोड़ों करोड़ों भाई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव नहीं जाते। समझना बहुत जरूरी है। और ये सब क्यों हुआ है? जो रिपोर्ट सारी है, जो विषमता की देन जिस कास्ट ने पैदा की है, क्योंकि कल भी हमने बताया, आपने चर्चा की, हमने समझा कि जो इनइक्वालिटी पैदा हुई है, जो विषमता हुई है हर क्षेत्र में, उस विषमता का अगर हम कारण ढूंढते हैं तो उसमें ज्यादा प्रभावित लोग कौन है और बेनिफिशियरी कौन है? ऑक्सफाम की जो रिपोर्ट है, इतना ही नहीं, भारत सरकार की भी जो रिपोर्ट्स बार बार आती है, वह भी हम देखेंगे, देखते हैं, तो आपको हमें यह सहजता से समझ में आता है। लेकिन रास्ता क्या है? इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? यह अगर हमें समझना है तो हमें इस कास्ट को समझना पड़ेगा कि जहां हम कम पड़े। सहकारी कास्ट ने कास्ट की वजह से बाबा साहब ने जो कुछ यातनाएं भुगती है, शायद हम और आपने उसमें से अगर उसकी तुलना की जाए तो
हमारे आपके हिस्से में इतनी नहीं है। इसलिए बाबा साहब इस कास्ट के बारे में क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, यह समझना जरूरी है। अपने उम्र के 25वें वर्ष में, उम्र के 25 साल में विदेश में जाकर जब एक सेमिनार में वो हिस्सा लेते हैं। सेमिनार क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी का आदिकालीन बनाम आधुनिक समाज। इसमें जब हिस्सा लेते हैं तो उसमें वो कुछ बातें अपनी रखते हैं, और वो इसी पर रखते हैं कि यह जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी संरचना क्या है, इसका प्रचार प्रसार क्या है, कैसा है। कुछ लोग कहते हैं यार अभी तो संविधान लागू या जाति कहाँ है, अभी तो संविधान ने सभी को बराबरी का दर्जा दे दिया। अगर बराबरी का दर्जा दे दिया होता और बराबरी का दर्जा कागज पे आया है, लेकिन क्या ये व्यवहार में और प्रत्यक्ष रूप में अमल में आया? आपको, हमें सभी को यही प्रश्न आज झंझोड़ता है, यही प्रश्न हमें बार बार सताता है। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इस बात की चर्चा कर रहा है, क्योंकि कल जो बातें हमारे महापुरुषों के विचार हम समझ नहीं सके, वो आज संशोधित कर उसे आपके और हमारे सामने रखकर समाज को समझाने का काम, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। सोच विचार करने वाला निर्माण, समाज निर्माण करना होगा। यह महानायक काशीराम जी ने जो कहा था, उसी के, उन्हीं के विचारों पर इफेक्ट सोसाइटी प्रोग्राम यह कार्य करता है, सहकारी। ऐसा नहीं है कि भारत में जाति प्रथा आज पैदा हुई है, ये बहुत पहले पैदा हुई, बहुत पहले से थी। लेकिन हम और आप आज जाति प्रथा की जब बात कर रहे हैं, तो हम लगभग 2500 साल पहले की, ऐसे कहा जाए तो 2300 साल पहले की, यानी मौर्य शासन के काल के बाद क्या हुआ इस जाति का, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उसके पहले का जो अभ्यास है, संशोधन है, वो इतना उपलब्ध नहीं है जितना अशोका, महान अशोका के कार्यकाल के बाद जो हुआ, उसका इतिहास जो वास्तव है, जो साहित्य, जो बातें लिखी गई है, जो उपलब्ध है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात अपने एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखी है, और ये बात आपको, हमें बार बार लोगों को कहना है कि भारतीय इतिहास में केवल और केवल वो गरिमापूर्ण गौरवशाली जो काल था, सोने की चिड़िया वाला भारत का जो कार्यकाल था, विश्वगुरु भारत वाला जो कार्यकाल था, वह केवल और केवल मौर्य शासन, महान अशोका का कार्यकाल था। क्योंकि उस वक्त यह जो चातुर्वर्ण्य है, यह जो जाति है, यह लगभग खत्म हो गई थी। और जो लोग आज सत्ता, संपत्ति, शिक्षा या गौरव से वंचित है, वह सारा समाज उस वक्त इस सत्ता में भागीदार था। तो ऐसा क्या हो गया, यह बात हमें समझना जरूरी है कि जो समाज उस वक्त सत्ता में शामिल था, शिक्षा में शामिल था, हिस्सेदारी थी, वह आज इतना, उसका जो प्रमाण है वो आज इतना क्यों घट गया, यह समझना बहुत जरूरी है। ऐसे देखा जाए तो बाबा साहब कहते हैं कि जातियां पहले से बनी थी, लेकिन
जो भारत में जाति का जो ये है समस्या है, ये एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है। ये कोई साधारण सी समस्या नहीं। बाबा साहब कहते हैं जाति की समस्या बहुत ही विकराल समस्या है। यह कोई छोटी सी समस्या नहीं है, और ये इतनी बड़ी है कि भारत में जब तक जाति प्रथा विद्यमान है और भारत के लोग ऐसे जाति प्रथा जहां विद्यमान है उस जाति को लेकर अगर दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पृथ्वी के अन्य हिस्से पर कहीं भी जाते हैं, तो यह जो जात पात की समस्या है तो विश्व की समस्या बनने में देर नहीं लगी। 1916 में बाबा साहब ने कहा, आज हम 2020 में जी रहे, 21 में जी रहे। कितना सटीक और सच कहा बाबा साहब, कितना सच और सटीक कहा था। और आज जो समस्या केवल कल तक भारत की थी, आज वो विश्व की बन गई। इतना कितना दूर दृष्टिकोण होगा बाबा साहब के पास। ऐसे देखा जाए तो भारत पर तो कई परकीय सत्ताओं ने, केवल महान अशोका का कार्यकाल अगर छोड़ दिया जाए तो कई परकीय सत्ताओं ने आक्रमण किया है। और इन्हीं परकीय सत्ताओं का जो आक्रमण किया है, उन आक्रमण की वजह से जो भारतीय समाज आज बना हुआ है वो आर्य, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। साइंटिफिकली वो सम्मिश्रण है, वैज्ञानिक दृष्टि से सम्मिश्रण। यह बात साबित हो चुकी है। यानी रक्त भेद की अगर हम दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज अलग अलग विजातीय है। यह कोई एक जातीय समाज नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में जो सांस्कृतिक गुत्था है, यह सांस्कृतिक गुत्था को समझना बहुत जरूरी है। ये जो सांस्कृतिक गुत्था भारत में निर्माण हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। और यह सब बातें करते वक्त बाबा साहब ने जिस परिचर्चा में भाग लिया, उसमें बाबा साहब ने जिन कुछ विद्वानों ने जाति की परिभाषा रखी थी, उन लोगों ने जो बातें रखी थी, उनके जो सिद्धांत थे, उसके बारे में भी बाबा साहब ने चर्चा की। जैसे फ्रांसीसी विद्वान सेनार का सिद्धांत, जो वो कहते हैं कि तीव्र वंशानुगत आधार पर घनिष्ठ सहयोग और विशिष्ट पारंपरिक और स्वतंत्र संगठनों से युक्त, जिसमें एक मुखिया और पंचायत हो, जाति की व्याख्या कर रहे हो, उसकी समय समय पर बैठकें होती हैं, कुछ उत्सवों पर मेले होते हैं, एक जैसा व्यवसाय हो जिसका विशिष्ट संबंध रोटी बेटी व्यवहार से और समारोह में अपमिश्रण से हो, और इसके सदस्य उसके अधिकार क्षेत्र से विनियमित होते हो, जिसका प्रभाव लचीला हो, पर जो संबंध समुदाय पर प्रतिबंध और दंड लागू करने में सक्षम हो, और सबसे बढ़कर यह समूह से अपरिवर्तनीय। ऐसे वो जाति की परिभाषा करते। इसी तरह नेस्फील्ड ने भी जाति की परिभाषा की है। नेस्फील्ड कहते हैं समुदाय का एक वर्ग जो दूसरे वर्गों से संबंधों से बहिष्कार करता हो और अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरों के साथ शादी व्यवहार तथा खान पान से परहेज करता हो, ऐसा एक संबंध। इसी तरह सर एच रिजले वो भी जाति का अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं परिवारों का या परिवार समूह का संगठन जिसका साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से संबंध हो, जो ऐसे पौराणिक और पूर्वज पितरों के वंशज होने का दावा करते हो, एक ऐसा व्यवसाय अपनाने वाले पर बल देता हो और सजातीय समुदाय का। इसी ऐसी तरह से इन विदेशी विद्वानों ने जो परिभाषा की थी,
इन परिभाषा को बाबा साहब ने नकार, क्योंकि उन्होंने विदेश में बैठकर ये लिखा है, उन्होंने यहाँ के जाति का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं लिया। इसी तरह जो डॉक्टर केतकर है, उन्होंने भी जाति की परिभाषा की। वो कहते हैं दो एक समूह, एक सामाजिक समूह, उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित हो जो जन्म से सदस्य। देखिए क्या कहते हो, जन्म से सदस्य होते हैं, जन्म से, बाय बर्थ। आपको याद आ रहा हो जो मनु का नियम था, वो केतकर ने अपने परिभाषा में लिखा है, और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले लोग शामिल होते हैं, कठोर सामाजिक द्वारा अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए भी वर्जित हो जाते हैं। मनु ने जो कानून बनाया, उस कानून की गवाही केतकर सहकारी। यह जो कास्ट के ऊपर 5 दिन का जो अपना हमारी चर्चा होगी, इसमें आपको हमें कुछ बातें बहुत सटीकता से समझनी है। कोलंबिया विद्यापीठ में इस परिषद 1916 में बाबा साहब ने 9 मई को दिन जो परिचर्चा में हिस्सा लिया और जो बातें बताई, वह इसी तरह से मनुस्मृति का जो दहन हुआ वह, और एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये प्रमुख जो बातें हैं, ये एक दूसरे से लिंक होती है। ये बार बार इसका उल्लेख आएगा, क्योंकि जब तक यह सारी बातें हम नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे की बातें नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों में एक बात स्पष्ट रूप से है कि जाति कही जाती है, वह पुरोहित वर्ग है, और ये पुरोहित वर्ग और पवित्रता का बहुत पुराना संबंध है। और ये जो पुरोहित वर्ग है, यह केवल भारत में ही नहीं है, ये पूरे विश्व में हर धर्म से जहां जहां है, यह पुरोहित वर्ग सब जगह है। और यह पुरोहित वर्ग अपने आप को प्यूरिटी से जोड़ता है, सर्वश्रेष्ठता से जोड़ता है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, और ये सब जगह है। लेकिन विदेश का पुरोहित वर्ग और भारत का पुरोहित वर्ग, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि विदेश में जाति पैदा नहीं हुई है, ये भारत में ही क्यों पैदा हुई। खास करके हमारा जो दक्षिण एशिया है, जो भारत को लगकर है, जिसमें भारत के साथ साथ नेपाल है, कुछ श्रीलंका का पार्ट है, और आज का जो पाकिस्तान हम कहते हैं, जो भारत का एक काल हिस्सा था, इसके ऊपर ही इसका असर हुआ है। बाकी दुनिया में जातियां पैदा नहीं हुई। यह सारी बातें हमें आज समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ प्रमुख बातें जो आज भी हम देखते हैं, जैसे रोटी बेटी व्यवहार और सजातीय विवाह, इस जाति प्रथा को कायम रखने के लिए इन 2 बातों का बहुत बड़ा आधार लिया गया है, खास करके सजातीय विवाह। सहकारी, यहाँ आपके ध्यान में मैं एक बात लाना चाहता हूं। जो भारत सिंधु घाटी की सभ्य सत्ता, सभ्य संस्कृति की बातें करता है, उसी भारत में मनुस्मृति के बाद हमारी महिलाओं, खास करके उनके कंधे पर बंदूक रखकर इस जाति का परिचालन किया गया। वो कल भी था, वो आज भी है। सारे धर्म के ठेकेदार महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर, ये बातें आपको हमें समझना है। मेरी जो बहनें इस कार्यक्रम में मौजूद है,
मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आपके बिना यह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट और यह जाति का जो जाल है, यह टूटना असंभव है। पुरुष कितना भी कर ले, मेरे अनुभव के तौर पर मैं कह रहा हूं, हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का इसमें भागीदारी होना बहुत जरूरी है। वो जब तक इस जाति के मकड़ से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का ये मिशन अधूरा रहेगा। अधिक यह बात मैं बार बार आपसे नम्र निवेदन करके कह रहा हूं। भारत में जाति प्रथा का मतलब क्या है कि समाज को कृत्रिम हिस्सों में विभाजित करना। आपने हमने पहले देखा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को नेचर ने विभाजित नहीं किया, ह्यूमन बीइंग को नेचर ने विभाजित नहीं किया। यहाँ प्रथाओं ने कृत्रिम तरह से, आर्टिफिशियल तरह से समाज को विभाजित किया, जैसे शादी व्यवहार, रोटी बेटी व्यवहार के माध्यम से, खास करके सजातीय विवाह के माध्यम से जो प्रथाएं पनपी, वो क्यों पनपी, कैसे पनपी, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यह बात हमें खास करके ध्यान में रखना है, सजातीय विवाह और महिलाओं के कंधे पर बंद। भारत जैसे अन्य देशों में नहीं है, क्योंकि भारत यह एक आदि मान्यताओं से लिपटा हुआ देश है। आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में भी देखिए बात, वास्तव क्या है भारत की। आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, आज लिबरलाइजेशन के जमाने में भी भारत आज भी आदि मान्यताओं से लिपटा हुआ है, जबकि बाकी देशों ने वो आदि मान्यता है, वो प्रार्थ और जो प्रथाएं थी, वो कब की छोड़ दी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। यह आदिम प्रथाएं आज भी हमारे ऊपर हावी है। बहुत सारे लोग उसको बड़े गौरवान्वित बात से कहते हैं, और उस आदिम बातों को किस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, मिर्ची मसाला लगा लगा कर कहते हैं, कहीं पाखंडी बातें कहते हैं। और वो जो आदिम मान्यता है, उस मान्यताओं के कारण आज भी भारत में यह जो जाति प्रथा का संचलन है, सजातीय, इसमें बहिर्गोत्र के अंदर शादी करने का जो चलन है, वो बहुत धड़ल्ले से चलता है। आपके खास बात एक ध्यान में लाना, मतलब ला देना चाहता हूं, ला रहा हूं। इस भारत में कई कबीलों की प्रथा थी। सामाजिक व्यवस्था में कबीलों का एक बहुत बड़ा आदिम स्थान था। आज ये कबीलों की व्यवस्था टूट चुकी है, लेकिन इन कबीलों में आज भी वह आदिम प्रथाएं बरकरार है। कई उदाहरण मैं बता सकता हूं, कई पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए इन कबीलों में आज भी, आपको ताज्जुब होगा, महिला पवित्र है या अपवित्र है, इसलिए गरम तेल में हाथ डालकर, जो उस तेल में रुपया डाला जाता है कढ़ाई में, जो एकदम उबले हुए तेल में, उसको निकालने के लिए कहे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की हाल ही की घटना है। ये प्रथाएं क्या बताती। इतना ही नहीं, हमारी जाति की लड़की है, हमारी जाति की महिला है, हम अगर उस पर अन्याय करते हैं तो बाकी लोगों ने नहीं बोलना चाहिए, हम अपना देख लेंगे, ऐसे कहने वाले भी इस जाति प्रथा में हैं। और हमारे महिलाओं के ऊपर या जाति के आदमी के ऊपर अगर अन्याय होता है तो दूसरा कोई नहीं आता है, जाति के लोग ही उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी मानवता की हानि इस देश में, इस प्रथा
जो बहुत बुरी प्रथाएं थी उसके वजह से हुई है। और ये सारी चीजें जो हुई है इस जाति प्रथा के कारण ही हुई है, क्योंकि सजातीय विवाह और प्रथा, यह बहिर्गोत्र विवाह पर जो जकड़ है, ये जाति प्रथा की बहुत बड़ी जकड़ है। एक बात अलग है कि जाति में भी कई और जातियां यहाँ पैदा हो गई। और तो और मैं जो बातें कह रहा हूं आपको, हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस जाति व्यवस्था ने महिला के ऊपर बंदूक रखी, क्योंकि इस जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए महिलाओं का ही इस्तेमाल ज्यादा किया गया। समाज में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या ना बने, इसका पूरेपूर ख्याल रखा गया। उसके लिए बहुत सारी अनिष्ट प्रथाएं लाई गई। आज हम लिबरलाइजेशन में जी रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इस सेमिनार में मौजूद है। आज भी पुरुषों के उत्पाद में भारत में महिलाओं की संख्या कम कर दी गई है। उसके परिणाम कुछ अलग निकल रहे हैं। यानी महिलाओं को कैसे इस जाति प्रथा में जकड़ने का काम किया गया है, यह बात आज के तारीख में भी हमें संदर्भ में लेना और समझने की जरूरत। जैसे आपको कहने के लिए सती प्रथा का उदाहरण है, बाल विवाह का उदाहरण है, केशवपन का उदाहरण है। आप समझ सकते हैं। उन सारी बातों को हर बार दोबारा क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। और उसके माध्यम से किस तरह से ये बैलेंस रखने के लिए कहा गया, जो बैलेंस पुरुषों के ऊपर नहीं लादा गया। पुरुषों को सती जाने के लिए नहीं कहा गया, पुरुषों का केशवपन नहीं कहा गया, लेकिन महिलाओं के बारे में बाल विवाह की प्रथा पैदा हो गई, क्योंकि ये महिला संज्ञान होकर कहीं दूसरे पुरुष से विवाह ना कर ले, कहीं दूसरे पुरुष से, इसलिए हमारे जाति की प्यूरिटी खत्म हो गई, हमारी जातियां बदली जाएगी। कितना बड़ा धोखा इस जाति ने इस समाज के किया है। और ये जाति की जो व्यवस्था है ये भारत में बहुत ही प्राचीन है। लेकिन हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वह महान अशोका के कार्यकाल के हनन के बाद इस देश में क्या हुआ, इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि यह जो जाति प्रथा है या जातीय, ये कोई अभी से नहीं है, ये पहले से बनती हुई है, पहले से इस देश में थी। लेकिन अशोका के कार्यकाल के हनन के बाद उसमें जो बदलाव आए, उसके जो परिणाम समाज के ऊपर है, वह सबसे ज्यादा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जात पात की उत्पत्ति अध्ययन में यह बहुत उपयोगी तत्व साबित हो सकता है, क्योंकि हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि वह कौन सा वर्ग था जिसने सबसे पहले अपने जाति की संरचना। बाबा साहब पूछ रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं, क्योंकि समाज का वर्ग में विभाजन होना यह नेचुरल है। समाज का वर्गीय विभाजन होना ये नेचुरल है, लेकिन जातीय विभाजन कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। इसीलिए यह सबसे ज्यादा हमें समझना जरूरी है। अपनी जाति, अपने को सजातीय या परिग में रखने वाला वो कौन सा वर्ग है, वो कौन सा बंदिस्त वर्ग है, कि जाति प्रथा के मूल का अध्ययन के हमारे प्रश्नों का वही उत्तर दे सकता है। वो कौन सा वर्ग है जिसने इस परिधि का, जिसने इस बंदिस्त वर्ग का सूत्रपात किया, जो इसका चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह कैसे बना गया, ये कैसे बनी, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि और कथन को स्पष्ट किया जाए ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला जा सके। यह प्रथा पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात पुरोहित एवं ब्राह्मण ने प्रचलित थी, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है, और गैर ब्राह्मण जातियों ने इसका केवल अनुसरण किया। क्या किया? अनुसरण किया। क्या होता है ये अनुसरण? यह समझना बहुत जरूरी है। एनक्लोजनेस, एनक्लोजनेस, जैसे कि हम पहले ही आप और हम चर्चा कर, एनक्लोज माइंड इसी जाति ने पैदा किया, इसीलिए यह जाति भी एनक्लोजनेस के द्वारा ही पैदा हुई। पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल से इस प्रथा का कड़ाई से अमल किया गया, और यह प्रमाणित करता है कि वही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता है, जिसने यह बंदिस्त वर्ग, अपने आप को बंदिस्त वर्ग बनाया और बाकी लोगों ने उसका अनुकरण किया, और यह अप्राकृतिक संस्था का यानी जाति संस्था का जो निर्माण किया, नींव रखा, उस पुरोहित वर्ग के बारे में बाबा साहब कहते हैं। देश के अन्य गैर ब्राह्मण समुदाय में यह प्रथा कैसे फैली? देखिए, जातियां बनाई तो गई, लेकिन ये प्रथा कैसे फैलाई? इस जातियां बनाने का मकसद क्या था, हेतु क्या था, इनकी मंशा क्या थी? ये सारे आगे के जो 3 दिन हम और चर्चा करने वाले हैं, इसमें चर्चा जरूर करेंगे, इसको सविस्तर करेंगे। लेकिन यह जाति कैसे पैदा हुई, और जो जाति एनक्लोजनेस पैदा करती है, स्टुपिडिटी पैदा करती है, उस जाति का गौरव करने वाले, जो कि इस जाति से पीड़ित है, फिर भी इस जाति का गौरव करते हैं, यह कितनी बड़ी अनथिंकिंगनेस और स्टुपिडिटी का उदाहरण है। यह बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि देश का गैर ब्राह्मण समुदाय यह प्रथा कैसे फैली, इसके उत्तर में वो कहते हैं, वो अपना विचार रखते हैं कि पूरे भारत में जाति प्रथा के प्रचलन से ज्यादा पीड़ादायक इसके उद्भव का प्रश्न है कि ये कैसे उद्भव हुई। जैसा कि मैं समझता हूं, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका विस्तार और सूत्रपात दो अलग अलग बातें नहीं है। विद्वान इस बात पर सहमत है कि जाति प्रथा या तो भोले भाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जाति प्रथा या तो भोले भाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुलामा चढ़ाकर तोप दी, या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के अधीन पनपती है। भक्त शब्द का उल्लेख आया है। भक्त कैसे होते हैं आपको पता है? हमारे यहाँ भी अम्बेडकरी समुदाय, खुद को अम्बेडकरी कहने वाले भी कम भक्त नहीं है, कम भक्त नहीं। तो यह भक्ति जो है, जो बाबा साहब ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में भी इस भक्ति और स्टुअर्ट मिल का उदाहरण देते हुए कहा है कि ये भक्ति कितनी मतलब डेमोक्रेसी में कितनी धोखादायक और पीड़ादायक। ये भक्ति यहाँ पर भी पीड़ादायक, क्योंकि ये जो भक्ति होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, और इस जाति प्रथा का संचालन करने के लिए जो कानून बनाए गए, उस कानून के माध्यम से यह जाति प्रथा समाज में गढ़ दी गई। भारत के विधि निर्माता के बारे में बताना चाहूंगा
हर देश के उसके विधि निर्माता होते हैं जो अवतार कहलाते हैं, सैक्रेडनेस और डिवाइननेस, अवतार कहलाते हैं, ईश्वर की देन कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। और यही विधि निर्माता कानून और नैतिकता की प्रस्तावना भी करते हैं। भारत के विधि निर्माता के रूप में, यानी जिन्होंने एक कानून बनाया था जाति का, मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वो एक ढीठ व्यक्ति रहा। ढीठ व्यक्ति कहते हैं बाबा साहेब, या होगा। यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की, तो मैं कहता हूं कि वह एक दुस्साहसी व्यक्ति था, दुस्साहसी व्यक्ति था। और जिस मानवता ने उसके विधान को शिरोधार्य किया, वो वर्तमान काल की मानवता से भिन्न थी। यह अकल्पनीय है कि जाति विधान की संरचना की गई। यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया। यह बात और भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि वह एक वर्ण को इतना रसाताल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया, और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण कर दिया। यदि वह क्रूर न होता, जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना अधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की रचना करता, जो उसकी व्यवस्था से साफ झलकती है। कितना क्या व्यवस्था बनाई आपने देखा। महान अशोका के या मौर्य काल का जो साम्राज्य था, उसके हनन के बाद पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया आपने देखा। आपने, हमको मालूम है कि हमें शिक्षा से वंचित कर दिया, हमें स्वरक्षण से अधिकार कर दिया गया, हमें संपत्ति रखने से। और इसका नतीजा क्या हुआ। महात्मा फुले जी ने लिखा, विद्या विना मति गेली, कि हमारी मति चली, हमारी सोच भी चली। यह बात यहाँ पर आपको हमें समझना है कि किस तरह से हमें स्टूपिड बनाया गया, ना सोचने वाला समाज बनाया गया। सहकारियों, एक बात ध्यान में रखनी होगी, कानून इंसान के लिए होता है या कानून के लिए इंसान होता है, यह बात समझना बहुत जरूरी। बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, क्यों जलाया। कानून तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो मानवता को पनपे, जो मानवता को, वेलफेयर को बढ़ाए, जो लोगों में खुशहाली दे। लेकिन यह कानून क्या बनाया गया था, यह बात हमें समझना जरूरी। कानून बनाया गया था, उस कानून के माध्यम से इस जाति व्यवस्था का संचालन किया गया था, और वो इतना दुष्ट तरीके से किया गया कि यहाँ पीढ़ी तर पीढ़ी ना सोचने वाला समाज पैदा, ना सोचने वाला समाज, ना तर्क। इसीलिए यहाँ इस जाति के बारे में विद्रोह नहीं। बाबा साहब ने एलिगेशन ऑफ कास्ट में लिखा है। यह बात आपको हमें समझना। लेकिन एक बात और बाबा साहब आगे कहते हैं कि प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रसार किया। जाति प्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता। यह बात भी बाबा साहब ने लिखी है। तर्क में यह सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति की संरचना की, लेकिन बाबा साहब और एक बात कहते हैं, यह जो मनुवादी है, यह जो मनु है, यह जो पुरोहित है, ये कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं, कई बातों के लिए
दोषी हो सकते हैं, लेकिन मैं निसंकोच कह सकता हूं कि वो इसके लिए दोषी भी है, परंतु गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदाय पर जाति प्रथा थोपना उनके बूते की बाहर की बात। देखिए बाबा साहब कितना निष्पक्ष तरीके से लिखते हैं। बाबा साहब मनुष्य के बारे में कहते हैं, जाति प्रथा कैसे, जाति कैसे निर्माण की गई इसके बारे में कहते हैं, लेकिन यह जो जाति पूरे समाज में पनकी उसके बारे में भी बाबा साहब कहते हैं कि वो किस बात के लिए दोषी हो सकते हैं। लेकिन गैर पुरोहित जो वर्ग है, गैर ब्राह्मण जो समुदाय है, उनके ऊपर जाति प्रथा थोपना उनके बूते की बाहर की बात। कितना बड़ा सच बाबा साहब ने यहाँ लिखा है। जबकि इन पुरातन पंथियों ने जाति के साथ साथ जो शास्त्र लिखे, उन शास्त्रों में इस जाति को आस्था के साथ जोड़ दिया, विश्वास के साथ जोड़ दिया, और वो कानून के तरह से उसे संचालित किया। इसी कानून को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में जलाया। क्यों जलाया? कि जिस कानून के जरिए इस जाति का संचालन किया गया था, उस कानून को ही हम नष्ट करें। अंग्रेजों का राज था। बाबा साहब को इस बात की विश्वसनीयता थी कि भले ही देश स्वतंत्र नहीं है, हम आजाद नहीं है, लेकिन हमें न्याय मिल सकता है। और उसी साल महाड़ में जो पानी के लिए जो संघर्ष किया गया था, जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन के वक्त कि जो पानी कुत्ते बिल्ली पीते थे, वह पानी पीने का हमें अधिकार नहीं था। इतना कड़ा कानूनी मनियोदेव का था। तो बाबा साहब ने, आप सबको मालूम है उस घटना के बारे में, वो जो आंदोलन किया, और उस आंदोलन के वक्त मनुवादियों ने हमारे अपने लोगों पर जो हमला किया, हमारे कुछ लोग गंभीर जख्मी हुए उसमें, लेकिन उस वक्त की न्याय संस्था ने, तात्कालीन कलेक्टर या पुलिस के प्रमुख ने, जिन लोगों ने हमारे अपने लोगों पर हमला किया था, उनके ऊपर केस अपने आप दर्ज किया। और आज देखिए, आज आजादी में भी केस दर्ज कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। फर्क देखिए क्या है। केस दर्ज कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और महाराष्ट्र में जो आजकल जो हो रहा है, एक लड़की की मृत्यु पर जो बवाल खड़ा है, यह उसका बहुत बड़ा उदाहरण। बहुत सारी बातें समझना हमें जरूरी। हाथरस की बात है, कई घटनाएं ऐसी कि कोई नई बात नहीं, पहली घटनाएं नहीं हमारे अपने बारे में, लेकिन उस वक्त तात्कालीन सरकार ने वो केस दायर किया, और उसका जो नतीजा आया न्यायालय के माध्यम से, कुछ लोगों को सजा हुई। बाबा साहब ने यही बात अपने लोगों को समझाने के लिए 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक परिषद बुलाई, और उस परिषद में का जो उद्घाटन किया मनुस्मृति का दहन करके। यह घटना, वो जो कानून बना था, जिस कानून के द्वारा आपको हमें शिक्षा संपत्ति से वंचित किया गया था, स्वरक्षण से वंचित किया गया था, उस कानून को जलाकर हमें मुक्त किया गया था। समाज की नई संरचना बनाई गई थी। दैट इज रिकन, जिसे हम संरचना, नया समाज का निर्माण होने की शुरुआत वहीं से हुई थी। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण, यह बातें कोई साधारण सी, कुछ
इस जाति से मुक्त होने के लिए, इस जाति से मुक्त होने के लिए वह कानून जलाया गया था। ये बात आपको हमें समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यह जो जाति पनपी इसी कानून के द्वारा पनपी थी। क्योंकि भारत में उसके पहले भी जो वर्ग व्यवस्था थी, उस वर्ग व्यवस्था में जैसे कहा कि वर्ग व्यवस्था तो एक पहले से चली आ रही थी, लेकिन उसमें यह बाइंडिंग नहीं था, वो जन्म से नहीं थी। आदमी एक वर्ण से या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता था अपने मेरिट से, अपने कार्य से, अपने कर्तृत्व से। जैसे कि कोई बच्चा आज हम देखते हैं कि 10वीं में उसमें भले ही सेकंड क्लास, लेकिन 12वीं में अगर वो डिस्टिंक्शन लेता है तो उसे मेडिकल को एडमिशन मिल जाता है। यानी यह जो परिघ है, यानी ए क्लास से बी क्लास में जाने की, मतलब डी क्लास से सी में आने के लिए और सी से बी और बी से ए में जाने के लिए, उसके पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ग व्यवस्था थी, उसमें यह अनुमति थी। लेकिन मनुस्मृति के बाद यह बंद कर दिया गया और आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी जाति में आपको मरने था। यानी कहा गया है कि इस बारे में बाप भी कुछ नहीं कर सकता और बेटा भी कुछ नहीं कर सकता। ये वॉलंटरीली नहीं, ये जबरदस्ती थोपी, किसी के भी हाथ में नहीं कौन किस जाति में पैदा, और जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति का होगा। यानी इंसान को यहाँ डीमेरिट किया गया। इस डीमेरिट वाली व्यवस्था को बाबा साहब ने चला, यह बात समझना। आज देखिए ना, हम अगर कहीं नौकरी करते हैं तो हमारे पास, हम अगर क्लास डी में हैं, हम एग्जाम देकर क्लास सी में जाते हैं, क्लास बी में जाते हैं, क्लास 1 भी बनते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो देखिए, यह जो परिवर्तनीय व्यवस्था थी, इस जाति व्यवस्था ने इस परिवर्तनीय व्यवस्था को ही बंद कर दिया। यह बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में बाबा साहब ने जो इसके पहले परिवर्तनीय 4 वर्ग थे, उस वर्ग को इस कानून के द्वारा जब बंद कर दिया गया और बड़े चालाकी के साथ यह निर्माण किया गया, जाति को निर्माण किया गया, इसके ऊपर बाबा साहब ने अपने शब्दों में जो लिखा है, कास्ट इन इंडिया में, मैं वह भी जो बाबा साहब का कथन है आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सरकारी वक्त बार बार नहीं आएगा, आज आपके सामने ये बात मुझे कहना बहुत जरूरी लग रहा है। बाबा साहब कहते हैं, द सब डिविजन ऑफ सोसाइटी इज क्वाइट नेचुरल, यानी जो वर्गीकरण है वो क्वाइट नेचुरल, बट द अननेचुरल थिंग about the subdivision is that they have lost the open door character of the class system and have become a self-enclosed unit called caste. Self-enclosed units, enclosed mindset. The question is, were they compelled to close their doors and became endogamous, or did they close them of their own accord? आगे कहते हैं, I submit that there is a double line of answer. There is a double line of answer. Some closed the doors, other found it closed against them. यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग लिख लीजिए। Some closed the doors, other found closed against them. इसका परिणाम क्या हुआ? The one is physiological interpretation and the other is mechanistic, but they are complementary. Some close the doors, others
found it closed against them. The one is physiological interpretation and the other is mechanistic. But they are complementary and both are necessary to explain phenomena of caste formation in its entirety. यह बहुत ही महत्वपूर्ण। इस एक वाक्य में यह जाति कैसे पैदा हुई यह आप समझ सकते हैं। इसे अगर हम हिंदी में अगर कहें तो समाज का यह जो उपवर्गीकरण था, जो इंटर ट्रांसफरेबल क्लास सिस्टम थी, वह स्वाभाविक थी, किंतु उपरोक्त विभाजन में अप्राकृतिक, देखो अप्राकृतिक जैसे कृत्रिम आर्टिफिशियल तत्व यह है कि इसमें वर्णों में जो परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए। जो परिवर्तनशीलता थी, इंटर ट्रांसफरेबल की जो सुविधा थी, वो यहाँ बंद कर दी गई और वे संकुचित बनते चले गए। क्या बनते चले गए? संकुचित बनते चले गए। जिन्होंने जातीय का रूप ले लिया, प्रश्न यह उठता है कि क्या उन्हें अपने दायरे में रहने के लिए विवश किया गया? उन्होंने सजातीय विवाह का नियम अपना लिया या ऐसा उन्होंने स्वेच्छा से किया? मेरा कहना है कि इसका द्विपक्षीय उत्तर है। कुछ ने द्वार बंद कर लिए, लिख लीजिए आप, कुछ ने द्वार बंद कर लिए और कुछ ने दूसरों के द्वार अपने लिए बंद पाए। कुछ ने दूसरों के द्वार अपने लिए बंद पाए। पहला पक्ष मनोवैज्ञानिक है और दूसरा चालाकी से भरा, परंतु ये दोनों अन्योन्य श्रित है। जाति संरचना की संपूर्ण रीति नीति में दोनों की व्याख्या जरूरी है। जाति कैसे बनी, यह इस वाक्य में इसका पूरा का पूरा सार गर्भ छुपा हुआ है। सजातीय विवाह या आत्म केंद्रित रहना ही समाज का चलन बन गया क्योंकि इसकी शुरुआत जिस पुरोहित वर्ग ने की थी और गैर पुरोहित या गैर ब्राह्मण जातियों ने बढ़ चढ़कर इसकी नकल की बढ़ चढ़कर इसकी नकल की। यहाँ एक खरबूजे को देखकर दूसरे खरबूजों ने अपने रंग बदलने की जो कहावत है, यह सटीकता से बैठती है। यानी एक को देख दूसरे ने वो काम किया और जिसे हम अनुकरण कहते हैं, उस अनुकरण की, इमिटेशन की प्रथा को बाकी जातियों ने अनुकरण करके इसका प्रचार प्रसार और फैला। गैब्रियल टाड की जो थ्योरी है, गैब्रियल टाड की जो थ्योरी है, यह आपको हमें समझना होगा। जो जितना नजदीक रहेगा उसमें ज्यादा प्रचलित होती है, लेकिन ये जो प्रचलन की थ्योरी है, हम कितने भी दूर रहे और हमारे ऊपर अगर उसका प्रभाव है तो भी हम उसका अनुकरण करते हैं। आज कई फिल्मों में जो फैशन इस्तेमाल होता है, उस फैशन का हमारे नौजवान या समाज में किस तरह का अनुकरण होता है, यह आपने देखा। यह समझने के लिए बहुत जरूरी, यह जो अनुकरण की प्रथा है और हमारे अपने जो लोग हैं जिसे बहुजन कहा जाता है, ये तो ये अनुकरण में सबसे आगे होते हैं, पहला नंबर लगा, बाकी कुछ करे या ना। कई उदाहरण है, कई उदाहरण है इसके। आपने देखा होगा आज के जमाने की, जब लॉकडाउन हुआ कोविड-19 के काल में,
कोविड-19 जैसा वायरस जाने के लिए ताली और थाली बजाने को कहा। क्या ताली थाली बजाने से बीमारियां जाती है? अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो इतनी सबके लिए मुबलक नहीं थी कि सबको सरकार दे सके, उसे छुपाने के लिए ताली थाली बजाने। और दुख की बात है, दुर्भाग्य कहे इसे, समाज के बड़े हिस्से ने ये थालियां बजाई, आपने देखा, बिना सोच समझ कर ये किया गया। अरे अंधेरा किया गया, जबकि जीवन में प्रकाश आना चाहिए था, यहाँ अंधेरा करने को कहा गया, बैटरी जलाने को कहा गया, क्या क्या नहीं किया गया। आपने ये सारा खेल तमाशा देखा। अमर सिंह जी, यस सर, यस सर, 5 मिनट में क्लोज करूंगा सर। आई केम टू द कंक्लूजन हियर। तो यह जो अनुकरण की बातें हैं, यह अनुकरण बड़ों से छोटों में होता है। राजा का सरदार करता है, सरदार का छिलेदार करता है, सैनिक करता है, जनता करती है। इस तरह का यह अनुकरण की जो प्रथा है, जिस प्रथा के माध्यम से यह जाति की प्रथा को फैलाया गया और वो आज भी फैलाई जा रही है, वह आज भी फैलाई जा रही है, लेकिन आज तक भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। आज के तारीख में भी लव जिहाद जैसे कानून इस देश में बनाए जा रहे हैं। आपको हमें याद रखना होगा, उस वक्त की परिस्थिति कितनी भयावह होगी जब संविधान नहीं था। आज संविधान होते भी लव जिहाद जैसे कानून बनाए जा रहे हैं। क्या यह किसका प्रमाण है? सहकारियों, यह सत्य है कि जाति प्रथा आस्था से यहाँ जोड़ी गई, परंतु आस्थाओं की जाति संरचना में योगदान से पहले ही ये मौजूद थी और दृढ़ हो चुकी थी। जाति समस्या के संबंध में अध्ययन की 4 पक्ष है। यह 4 पक्ष आपको ध्यान में रखने होंगे। जो जाति समस्या के संबंध के अध्ययन में 4 पक्ष है, वो आपको ध्यान में रखते हैं। हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों के सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है। द कल्चरल, जो पहले भी हमने चर्चा की कि जो कल्चरल बात किस तरह की भारत में, जातियां इस विराट सांस्कृतिक इकाई अंग से है। शुरू में केवल एक ही जाति थी और इन्हीं वर्गों में देखा देखी और जो बहिष्कार के डर से यह विभिन्न जातियां पैदा हो गई। यह बहिष्कार का डर आज भी दिया जाता है। कबीलों के अनेक प्रथा में वह केवल मेले में नहीं आए इसलिए भी उनके ऊपर बहिष्कार डाला गया, वह पंचायत में नहीं आए इसलिए भी बहिष्कार डाला जाता है। तो सहकारी ऐसे यह गैब्रियल थ्योरी की जो अनुकरण की थ्योरी से यह जाति प्रथा का संचलन और प्रचलन हुआ, यह आपको हमें समझना होगा, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। महान अशोका के कार्यकाल का वह समाज हमें अगर निर्माण करना है, भयमुक्त समाज निर्माण करना है, तो आपको हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की इन बातों को समाज तक पहुंचाना होगा। यही बात कहकर मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, and thanks to all of you and over to Advocate Priyanka. Thank you, thank you, thank you.